हेलो डियर, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम करता हूं। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मैं आप सभी के लिए 3 प्रश्न लेकर आया हूं। तो जो भी मेरे डियर है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़िएगा तो बहुत अच्छा कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर समझ लीजिए बहुत दिक्कत होगा। सीधी सी बातें हैं। जो लोग अभी मज़े करेंगे, बाद में जब जॉब में फॉर्म डालेंगे और नहीं होगा तो फिर कहेंगे कि जा काश मैं आप पढ़े रहता तो आज सबके सब प्रश्न हमसे बन पाता। तो माय डियर, पछताने से फ़ायदा है कि अभी फर्स्ट ईयर में अभी आप हैं, इसके बाद सेकेंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा। सभी ईयर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा मेहनत आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करना नहीं पड़ेगा। फिलहाल आपकी मर्ज़ी, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ फ्री में स्मूथली पीडीएफ के साथ में दे। बाकी आपकी मन, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो नंबर 34 है। कोई भी स्टेट से हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी है, आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश भी आपको नोट्स में मिलता है। तो आप अगर किसी ऐसे स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ही एग्ज़ाम होता है, हिंदी में नहीं होता है, तो आप बिल्कुल इंग्लिश में भी नोट्स रहता है। हर एक नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। आप हिंदी में समझिए। जब हिंदी में समझ लीजिएगा तो आपका आधा माइंड का दर्द ख़त्म हो जाएगा। फिर इंग्लिश में एक आध बार पढ़ लीजिएगा तो आपको आराम से लिख पाएंगे। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। आज है जीएनएम फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का वीडियो नंबर 34वां होने वाला है। इससे पहले फंडामेंटल का 33 वीडियो तक कर चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, नर्स संबंध रोगी का वर्णन कीजिए। आपसे देखिए फर्स्ट ईयर में पूछेगा कि एनपीआर के बारे में बताइए। एनपीआर का मतलब होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि नर्स और मरीज के बीच का संबंध। ठीक है, नर्स और रोगी का संबंध। अब नर्स और रोगी का संबंध का क्या मतलब है, तो चलिए आगे देखते हैं। माय डियर, नर्स मरीज संबंध, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप दो लोगों के मध्य अंतर क्रिया पर आधारित एक प्रक्रिया है। दो लोगों मतलब नर्स और मरीज, दो ही लोग न है। इन दो लोगों के मध्य जो है अंतर मतलब उसके संबंध के अंदर की क्रिया कामों पर आधारित एक प्रक्रिया है, जिसमें नर्स अपने व्यवसायिक मतलब प्रोफेशनल गुणों एवं नॉलेज द्वारा मरीज की शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से उसकी सेवा एवं देखभाल करती है। अब इसीलिए ये संबंध बनाया जाता है कि नर्स जो है पेशेंट को समझ सके, पेशेंट नर्स की भावनाओं को समझ सके, नर्स अपने जो भी प्रोफेशनल क्वालिटी है, जो भी उसके अंदर नॉलेज है, उसका उपयोग करके मरीज के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सेवा कर सके और उसका देखभाल कर सके। इसीलिए यह जो है संबंध स्थापित किया जाता है। समझ गए? यह संबंध जो है नर्स और मरीज के बीचों में संबंध बनता है, जिसमें नर्स अपने सारे अनुभवों, सारे गुणों और सारे नॉलेजों को उपयोग करके वह मरीज के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तमाम तरीके के देखभाल और सेवा जो है प्रदान करती है। समझ गए? तो यही हमारा नर्स मरीज संबंध हो गया। नर्स मरीज संबंध क्यों जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य होता है, तो चलिए उद्देश्य को बताते हैं। तो चूंकि यह नर्स और मरीज के बीच का संबंध होता है, इसके अंदर जो क्रिया काम होता है उसके लिए यह संबंध को बनाया जाता है। तो आखिर इस संबंध का, नर्स और मरीज के बीच का जो संबंध है, इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए यह बनाया जाता है यह संबंध। तो देख लीजिए, नर्स मरीज की वर्तमान समस्या का समाधान, ठीक है ना, करने में मदद करना। नर्स जो है, नर्स मरीज के बीच इसीलिए यह संबंध बनता है ताकि नर्स द्वारा जो है मरीज का जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम है उसका समाधान करने में नर्स मदद करे। ठीक है, नर्स द्वारा मरीज की समस्या को समझने में मदद करना। नर्स जो है, नर्स के द्वारा मरीज की क्या समस्या है उसके समस्या को समझे, इसलिए जो है यह संबंध स्थापित किया जाता है। नर्स द्वारा मरीज की समस्या, बीमारी की समस्या समाधान का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने में मदद करना। अब ये संबंध ऐसा नहीं है कि भोज खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई और काम करने के लिए संबंध स्थापित किया जाता है। मेनली इस संबंध का यही मकसद होता है कि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद किया जाए, मरीज को उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है, उससे उन्नति के लिए जो है उसको देखभाल किया जा सके, उसके हर एक समस्याओं को समाधान करने के उपाय ढूंढा जाए। ठीक है, मरीज को जो भी शक है, जो भी डाउट है, जो भी परेशानियां हैं, उस परेशानियों को समाधान कर सके, समस्याओं को समाधान कर सके, इसके लिए अल्टरनेटिव जो है ऑप्शन ढूंढती है। समझ गए? नर्स मरीज को कम्युनिकेट करने में सहायता करना। नर्स जो है मरीज को बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में सहायता करती है। मरीज को स्पेशलाइज होने में मदद करना। ठीक है, मरीज को जो है स्पेशलाइज होने में मदद करना मतलब उससे ठीक होने में, उसके स्वास्थ्य के सुधार होने में मदद करना, उससे जो है बातचीत दूसरे से करे इसमें मदद करना। मतलब तमाम तरीके के सहायता के लिए जो है नर्स और मरीज जो है संबंध स्थापित किया जाता है। चाहे उनके वर्तमान समस्या का समाधान करने में मदद करे,
क्या है, नर्स द्वारा मरीज की समस्याओं को समझने में मदद कर रहे, ठीक है, नर्स द्वारा मरीज की समस्या, बीमारी की समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करे, ठीक है, मरीज को कम्युनिकेट करने में सहायता करे, मरीज को स्पेशलाइज होने में मदद करे, ठीक है। तो तमाम तरीके के उद्देश्य के साथ में यह नर्स और मरीज संबंध स्थापित किया जाता है। ओके, अब आपसे अगर लॉन्ग में यह क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि नर्स मरीज संबंध क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य है, इसके चरण को बताएं और इसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है बताएं। तो चलिए अब हम इसके चरण को देखते हैं, ठीक है। तो एनपीआर के नर्स पेशेंट रिलेशन के कितने चरण होते हैं? तो चरण है, पहला चरण होता है प्री इंटरेक्शन फेज। पहला होता है प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज में होता है क्या कि इस चरण में नर्स मरीज से बिना बातचीत किए या मरीज के बिसाइड पर गए, मतलब उसके बेड साइड पर गए बिना मरीज को दी जाने वाली देखभाल, उपचार तथा अन्य सुविधाएं की प्लानिंग अपने कक्ष में बैठकर सुनिश्चित करती है। प्री इंटरेक्शन फेज का मतलब होता है कि इसमें जो होता है नर्स और मरीज से मुलाकात नहीं हुई रहती है, ठीक है। यहाँ पे न नर्स मरीज से मिला है, न मरीज नर्स से मिला है, और जो है इसी दौरान जो है नर्स जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है, मरीज को कैसे फेज करना है, मरीज को कैसे मदद करना है, मरीज को जो है कैसे समस्या का समाधान करना है, अपने आप को जो है मजबूती, दृढ़ इच्छा शक्ति अपने आप को जो है तैयार करती है मरीज से सामना करने के लिए। तो यह प्री इंटरेक्शन फेज में खुद को तैयार करती है नर्स, ठीक है। दूसरा जो होता है वह होता है इंट्रोडक्शन फेज, या इसी को ओरिएंटेशन फेज कहते हैं। यहाँ पे होता यह है कि नर्स अब जाके जब नर्स अपने आप को तैयार कर लेती है फर्स्ट चरण में, तो दूसरे स्टेप में होता यह है कि वह नर्स और मरीज के बीच में परिचय होता है, ठीक है। यह चरण नर्स द्वारा मरीज के साथ बातचीत एवं मरीज के साथ परिचय करने से शुरुआत होती है। मीन्स यह जो दूसरा चरण है परिचय चरण, जिसे इंट्रोडक्शन फेज या ओरिएंटेशन फेज कहते हैं, यहाँ पे नर्स और मरीज के बीच बातचीत शुरू होता है, ठीक है। तो होता है यहाँ है परिचय चरण में कि नर्स और मरीज के बीच बातचीत शुरू होती है, ठीक है। इसमें जो है मरीज के साथ परिचय करने की शुरुआत होती है। नर्स स्वयं को मरीज से अपना परिचय करवाती है, नर्स जो है अपने आप को जो है मरीज से परिचय करवाती है। अतः इस चरण को इंट्रोडक्शन फेज भी कहते हैं, ठीक है। इस चरण के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है, तो मरीज के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना, मतलब संपर्क स्थापित की जाती है मरीज के साथ में, मरीज के साथ उसकी देखभाल जिम्मेदारी का कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, और मरीज के साथ बातचीत, टॉकिंग विद पेशेंट द्वारा विश्वास जीतना। मतलब नॉर्मली यहाँ पे परिचय में होता यह है कि मरीज जो है नर्स के साथ परिचय करती है अपना, और उसका भी परिचय करवाती है, साथ में नर्स को जो है विश्वास दिलाती है, मरीज को विश्वास जीतती है, ताकि मरीज को लगे कि हाँ हमारा यहाँ पे देखभाल सही से हो पाएगा। तो यही होता है ओरिएंटेशन फेज, परिचय चरण। तीसरा होता है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज कहने का मतलब होता है माय डियर कि वर्किंग फेज जो होता है, इस चरण में नर्स मरीज से संबंधित समस्त जानकारियाँ, जैसे हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, डिजीज, डाटा कलेक्शन, मरीज को क्या आवश्यकता है, ठीक है, इस चरण के मरीज को प्रदान की जाने वाली देखभाल, उपचार तथा अन्य विकल्पों को किस तरह से मूर्त रूप देना है, यहाँ पे प्लानिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो जो तीसरा है वह है वर्किंग फेज, मीन्स इसे हम लोग प्लानिंग फेज भी कहते हैं। यहाँ पे वर्किंग फेज में जो है काम किया जाता है, जो भी डाटा कलेक्शन है, जो भी बीमारी है उसका क्या इतिहास है, मरीज को क्या चाहिए, मरीज को कैसे ट्रीटमेंट देना है, कौन कौन से चीज़ें देना है, तो यहाँ पे प्लानिंग भी बनता है और चीज़ों को, कार्य को किया भी जाता है प्लानिंग के अनुसार, ठीक है। तो ये तीसरा चरण हो जाता है। चौथा चरण होता है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज है यह चरण ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन चरण के साथ ही शुरू होता है। जब नर्स मरीज की उपचारात्मक देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो इस चरण में मरीज को ठीक होने की दशा में अथवा उसकी बीमारी के लक्षणों में कमी होने पर नर्स मरीज उपचारात्मक संबंधों को विराम देती है, टर्मिनेशन देती है। तो चौथा जो फेज होता है यह शुरू होने के साथ में ही जो है आपके यह ख़त्म होने वाला जो है फेज होता है। इस फेज में जो है आपके मरीज के स्वास्थ्य में सुधार है या नहीं है इसको देखा जाता है, और उसके साथ में ही जो है टर्मिनेशन फेज, मतलब यह संबंध का समाप्ति का चरण होता है। तो यही आपका चौथा चरण, जो कि इस संबंध का आखिरी चरण होता है। यहाँ पे नर्स और मरीज के बीच जो उपचारात्मक संबंध है उसको विराम यहाँ पे लग जाता है, ठीक है।
यह चरण मरीज स्वयं ठीक महसूस होने एवं खुद की देखभाल स्वयं करने की स्थिति में ही संभव है। और चौथा चरण तभी संभव होता है, टर्मिनेशन फेज, तभी जो है यह संबंध खत्म होता है जब मरीज को लगे कि हाँ हम बिल्कुल अपने आप को काम कर सकते हैं, वह खुद को ठीक ठाक महसूस करे, तभी जाके इस स्थिति में यह चरण जो है ख़त्म होता है। वरना फिर से जो है स्टार्टिंग से यह चरण जो है शुरू करना पड़ता है नर्स को। ठीक है, तो इस प्रकार से यही जो है आपका क्या हो गया, 4 चरण है। पहला चरण था क्या चीज़ का, पहला प्री इंटरेक्शन फेज, जहाँ पे ना नर्स मरीज से मिला है और ना जो है मरीज नर्स से मिला है, वहाँ पे नर्स अपने आप को तैयार करती है मरीज के सामना करने के लिए। दूसरा चरण होता है ओरिएंटेशन, परिचय चरण का, जहाँ पे नर्स मरीज और मरीज नर्स के बीच जो है बातचीत होता है, विश्वास स्थापित किया जाता है और वहाँ पे जो है परिचय चलता है, बातचीत के थ्रू परिचय होता है। ठीक है, एंड तीसरा जो होता है वह वर्किंग फेज होता है। यहाँ पे मरीज की क्या आवश्यकता है, कौन सा जांच करना है, कौन सा उपचार देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह तीसरे स्टेज में जो है मरीज के लिए काम किया जाता है। ठीक है, और चौथा स्टेप होता है वह टर्मिनेशन फेज होता है। टर्मिनेशन फेज जो है आपके यह संबंध के समाप्ति का स्टेज होता है, जहाँ पे देखा जाता है कि अगर मरीज खुद को देखभाल करने के स्थिति में आ गया है, ठीक ठाक महसूस कर रहा है, तो ही यह चरण जो है आपके समाप्त होंगे, वरना फिर से यह चरण शुरू से शुरू हो जाते हैं। तो यही 4 फेज होता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ओके, अब कुछ चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये सब पूछेगा। तो एनपीआर को नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो देख लीजिए, नर्स और मरीज के बीच को संबंध को बिगाड़ने वाला कौन कौन से चीज़ें हो सकता है। तो उपचारात्मक संबंधों में गर्माहट नहीं दर्शाना। ठीक है, अगर ये संबंध बना है नर्स और मरीज के बीच, अगर इसमें मरीज और नर्स दोनों में से कोई भी अगर गर्माहट अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाएगा तो यह संबंध ज़्यादा देर नहीं चलेगा। नर्स द्वारा मरीज की भावनाएं न समझ पाना, अगर एक नर्स वह मरीज की भावनाओं को नहीं समझेगा तो फिर मरीज अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, उसको लगेगा कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, ठीक नहीं है, तो वह जो है संबंध नहीं सही से चलेगा। ठीक है, लैक ऑफ एम्पैथी, अगर सहानुभूति की कमी होगी, ठीक है, तो वहाँ भी दिक्कत होगा। विश्वास की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर मरीज को लगेगा आपके नर्स के ऊपर विश्वास नहीं है तो वहाँ भी संबंध गड़बड़ाएगा। देख लीजिए, कॉन्जेनियलिटी मतलब गोपनीयता। ठीक है, गोपनीयता की कमी होगा, मतलब बातों को अगर जल्दी से उजागर कर देते होंगे। अगर एक नर्स जो है अपने मरीज के गोपनीयता नहीं रख रही है, मतलब एक नर्स में बहुत बड़ा ये फॉल्ट है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आए और मरीज के बारे में जानकारी दे दे तो ये सही बात नहीं है, गोपनीयता होनी चाहिए। ठीक है, पूछिए कि क्यों खोज रहे हैं आप इस मरीज के बारे में, समझ गए। आदर भाव, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सेल्फ अवेयरनेस, अब स्वयं के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, और यही जो है आपको प्रभावित करता है एनपीआर को। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए देख लीजिए, उपचारात्मक संबंधों में गर्माहट नहीं दर्शाना है। ठीक है, नर्स द्वारा मरीज की भावनाओं को न समझ पाना, लैक ऑफ एम्पैथी, विश्वास की कमी, गोपनीयता, ठीक है, आदर भाव, ठीक है, और सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज़ें जो है एक एनपीआर को जो है प्रभावित करता है। तो एनपीआर आपका यहाँ पे होता है समाप्त। यहाँ पे अब जो भी लोग इंग्लिश वाले हैं, मैंने हिंदी में समझा दिया, अब आपको इंग्लिश में अच्छे से इसको लिख देना है। यही एनपीआर हो गया, इसका इंग्लिश यहाँ पे दे दिए हैं, तो ये सारा के सारा आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है ना, अगर लॉन्ग में पूछे फिर भी, 5 नंबर में पूछे फिर भी आपको ये सारा चीज़ लिखना है। ओके, चलिए आगे हम लोग अब मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अब यहाँ पे जो प्रश्न है डायरिया के बारे में, जिसे हम लोग अतिसार कहते हैं, एक्सप्लेन इसका कॉज, सिम्टम्स, नर्सिंग केयर, सब चीज़ बताना है। मतलब डायरिया क्या होता है, इसका क्या कारण, लक्षण और नर्सिंग प्रबंध क्या है, सब चीज़ के बारे में देखेंगे। तो डायरिया, अतिसार जो होता है माय डियर, यह कब्ज के उल्टा होता है। जिस प्रकार से कब्ज में मल बिल्कुल नहीं होता है, मल नहीं उतर पाता है मलाशय से, तो उसी प्रकार से जो अतिसार जो होता है, डायरिया होता है, उसमें मल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, पतला मल होता है। ठीक है, कई बार मल त्याग करते करते मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आंतों द्वारा द्रव का अवशोषण कार्य सही ढंग से न हो पाने के कारण अतिसार या डायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर आपके बॉडी में, हम जानते हैं कि बड़ी आंत के द्वारा जो है वाटर, जल का अब्सॉर्प्शन किया जाता है, शोषण किया जाता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है। अगर आपका आंत जो है ब्लड को वाटर को कंजप्शन नहीं कर रहा है, अपने अंदर अवशोषण नहीं कर रहा है, मतलब आपके बॉडी में जल की कमी होगी, क्योंकि वह जल को अवशोषण नहीं करेगा तो वह सीधा जो है आंत के द्वारा आपके मल के रास्ते से निकाल देगा, तो वही डायरिया होता है। अगर आपके मल के द्वारा सिर्फ पानी की तरह जाने लगे, मल होने लगे, और यह मल अगर दिन में 3 बार से ज़्यादा हो जाए या 3 बार,
तो समझिए डायरिया की स्थिति हो जाता है, समझ गए। और इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमजोरी और बहुत ज़्यादा निर्जलीकरण हो जाता है व्यक्ति, समझ गए। तो यही कहता है कि यह कब्ज के विपरीत होता है, क्योंकि कब्ज में मल उतरता ही नहीं है, समझ गए। एकदम मल नहीं निकलता है, एकदम मल जो है टाइट और मल निकलेगा ही नहीं। लेकिन इसमें मल काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, ठीक है, और कई बार होता है, और मरीज करते मल त्यागते त्यागते काफ़ी परेशान हो जाता है, समझ गए ना। आंतों द्वारा द्रव का अवशोषण नहीं हो पाता है, जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण जो है व्यक्ति को मल के द्वारा बहुत बार जो है द्रव के मात्रा ज़्यादा निकलने लगता है, और यही अतिसार या डायरिया होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। अब कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। डायरिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं आपके सामने में है। डायरिया के कारण में आंतरीय संक्रमण, मतलब आंत में कोई संक्रमण होना, ठीक है। भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग भी इसका कारण बन सकता है, कि भोजन खाएं और वह भोजन जो है आपके पॉइजन कर दिया, ठीक है। कुछ औषधियाँ के अनुषंगी प्रभाव के कारण, मतलब कुछ दवाई आप ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी जो है आपके बार बार मल त्यागेगा और पतला मल कराएगा, ठीक है। विरेचक का दुरुपयोग, समझ गए। आप जो है किसी विरेचक का दुरुपयोग करते हैं। आंतों द्वारा जल का अवशोषण न होना, कोलोन की बीमारी या ऑपरेशन, मतलब बड़ी आंत में कोई बीमारी है या ऑपरेशन है। भावनात्मक तनाव, इमोशनल डिस्ट्रेस भी कारण बनता है। तो ये सब के सब जो है आपके कारण है। आंत में संक्रमण, भोजन फूड पॉइजनिंग होना, दवाइयों का दुष्प्रभाव, ठीक है ना। आंत जो है जल का अवशोषण नहीं कर रहा है, कोलोन में कुछ बीमारी या ऑपरेशन हो रखा है, भावनात्मक तनाव, ये सब कारण होते हैं आपके डायरिया होने की, ठीक है। आगे चलिए, लक्षण की बात करेगा तो लक्षण में डायरिया में होता यह है कि पेट में ऐंठन मरोड़ देगा, समझ गए ना। बार बार पतले दस्त होगा, मल होगा, कमजोरी व थकान महसूस होगा, जाहिर सी बातें हैं। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में। मल क्षेत्र में जलन, बर्निंग सेंसेशन, जहाँ से मल त्यागते हैं वहाँ पे जलन टाइप के इरिटेट लगेगा। बेचैनी और दुर्बलता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी से पानी निकल जाएगा तो होगा ही। मितली या उल्टी, नौसिया या वोमिटिंग भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो डायरिया में मुंह और मल दोनों के द्वारा जो है उल्टी और मल दोनों जो है हो सकता है, समझ गए। तो यही डायरिया का लक्षण होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसमें आप एक नर्स है, नर्स बनेंगे तो डायरिया वाले मरीज में जब आप जान लिए कि ये लक्षण होगा तो उस लक्षण का आप प्रबंध नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते रहे, क्योंकि इसमें पानी का कमी हो जाता है। जैसे ORS का घोल देते रहे, ठीक है। मरीज को पानी की कमी बिल्कुल ना होने दे, समझ गए ना। मरीज को थोड़ा थोड़ा भोजन देते रहे, ज़्यादातर तरल आहार दे। मरीज को भोजन थोड़ा थोड़ा दे लेकिन तरल बहुत ज़्यादा दे, समझ गए, क्योंकि इसमें सारा काम, सारा प्रॉब्लम तरल के कमी से ही होता है, समझ गए ना। मरीज को पर्याप्त मात्रा में पोषण एवं द्रव इलेक्ट्रोलाइट्स दे। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन द्रव वाला दे, जिसमें द्रव की मात्रा हो, समझ गए ना। चिकित्सक आदेशानुसार एंटी डायरियल दवाई दे, जैसे एंटी एस्पाज्मोटिक, ऐंठन को दूर करने के लिए भी दवाइयाँ दें, समझ गए ना। मरीज को मिर्च मसाले युक्त एवं अधिक गर्म और अधिक ठंडा भोजन न दे, समझ गए। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहें, ओके। आगे है, मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा दे। मरीज को पेरिनियल देखभाल करे, पेरिनियल क्षेत्र का देखभाल करे, स्वच्छ रखे। मरीज को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देते रहें, IV मार्ग से, इंट्रावेन से। मरीज को बेड पैन या कमोड की सुविधा प्रदान करे। मरीज की त्वचा का देखभाल करते रहे, समझ गए। मरीज की स्थिति जो है बदलते रहे, और यही जो है आपका एक नर्स के द्वारा किए गए देखभाल होता है डायरिया वाले पेशेंट का, समझ गए। चीनी पानी नमक का घोल भी दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको लिख देना है। अगर डायरिया 5 में पूछे, 10 नंबर में पूछे तो आपको बता देना है, ठीक है। तो ये सारा, और इसके ठीक उल्टा आपका कब्ज हो जाता है। कब्ज में क्या होगा कि आंतों से मल जो है नहीं पास हो पाता है। कारण में बहुत सारा कारण हो सकता है कि आंत जो है आपका, आंत में अवरोध हो जाना, ठीक है, जल की कमी वहाँ भी हो सकता है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें जो है आपका हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो लिख दीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं आगे। अब माय डियर, यहाँ पे जो भी लोग हैं इंग्लिश वाले, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी दे रखा है। तो जितना ऊपर हिंदी है उसके नीचे इंग्लिश भी प्रश्न का टोटल कंप्लीट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा हिंदी में ही देकर चला जाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब आगे एक और अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं। ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और पूछता भी है। यूपी में, बिहार में पूछा भी है, राजस्थान में, कि फिजिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक परीक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इस विधियाँ के बारे में बताएं, ठीक है ना। तो देखिए,
फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? तो फिजिकल एग्जामिनेशन शारीरिक परीक्षण का मतलब होता है कि शरीर का परीक्षण करके, शरीर का जांच करके बीमारियों का पता लगाया जाए, स्थितियों के बारे में पता लगाना, ठीक है? और यही जो है शारीरिक परीक्षण होता है, जिसमें अनेक तरीके अपनाए जाते हैं शरीर के परीक्षण करने के लिए, समझ गए ना? जैसे शारीरिक परीक्षण के जो विधियाँ होती है, मेथड्स होती है, वो अलग-अलग मेथड है। पहला मेथड है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शंस का मतलब होता है निरीक्षण, डायरेक्ट आँखों के द्वारा देखकर पता लगाना, समझ गए? इस विधि के द्वारा शरीर का दृष्टिगत परीक्षण किया जाता है, मतलब आँखों से। नर्स अपनी नग्न आँखों से देखकर मरीज की सामान्य स्थिति के बारे में पता करती है। निरीक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें नर्स व्यवस्थित क्रम में मरीज के शरीर का निरीक्षण करती है, समझ गए? अब इसमें होता है इंस्पेक्शन में, निरीक्षण में, कि डायरेक्ट जो है एक नर्स या डॉक्टर जो है अपने आँखों के द्वारा मरीज के उस समय के स्थिति को जो है देखते हैं और तय करते हैं, समझ गए? इसीलिए इसे एक्टिव प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि डायरेक्ट डॉक्टर या नर्स के सामने पेशेंट होता है और डॉक्टर या नर्स अपने आँखों से देख के मरीज के जो है हाव-भाव, उसकी स्थिति को देखकर जो है पता लगा लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, समझ गए ना? इसके लिए निम्न जो है तरीके जो है अपनाए जाते हैं। कौन-कौन से जो है कंडीशन में पता किया जाता है, तो इसमें मरीज के चेहरे के भाव देखा जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाता है कि चेहरे का भाव कैसा है। मरीज के चलने का ढंग देखा जाता है कि मरीज कैसा चलता है। मरीज की त्वचा का रंग देखा जाता है कि त्वचा का रंग कैसा है। मरीज की कॉन्शियस लेवल, जागृति चेतना लेवल देखा जाता है कि मरीज कितना ज़्यादा चैतन्य है या फिर नहीं है। मरीज के शरीर पर किसी भी तरह का निशान, समझ गए ना? मरीज के शरीर पर किसी भी तरीका का निशान हो, ये भी जो है देखा जाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट देखकर पता लगाने का तरीका। देखते होइएगा डॉक्टर साहब आपको पास में बुला लेगा और आँख के जो है नीचे करके आँख के कलर देखेगा कि कितना ज़्यादा जो है क्या प्रॉब्लम है। जीभ कहेगा जीभ निकालिए, जीभ देखेगा। तो जो डायरेक्ट देखकर आपको पता लगाए, तो वही इंस्पेक्शन होता है, जो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जो उसी समय देखेगा और उसी समय डॉक्टर जो है पता लगाएगा। समझ गए ना? तो यही जो है आपका इंस्पेक्शन हो गया, पहला मेथड। दूसरा मेथड है पाल्पेशन, स्पर्श परीक्षण। स्पर्श परीक्षण कहने का मतलब है कि इस विधि में नर्स या जो डॉक्टर होते हैं, वह आपके विभिन्न अंगों के आकार व स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो है उसके शरीर अथवा शरीर के किसी भाग को महसूस करते हैं, स्पर्श करके तथ्य को, कलेक्शन को एकत्रित करती है, समझ गए? स्पर्श परीक्षण में अंगुलियों के पोरों के मांसल्स भाग का उपयोग करता है, ठीक है? स्पर्श परीक्षण में निम्नलिखित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। देखिए, पाल्पेशन होता है स्पर्श परीक्षण, जिसमें डॉक्टर हो या एक नर्स हो, वो अपने हाथों से 2-3 अंगुली लेगा, ठीक है ना? और वह अपने हाथों के अंगुली के ऊपर वाले भाग से क्या करेगा कि जो है आपके छुएगा, स्पर्श करेगा, जैसे नाड़ी छूना हो, ठीक है? फीवर चेक करने के लिए, इस कपार में जो है आपको टेम्परेचर देखने के लिए, ठीक है ना? तो इस तरीक़ा से आप हाथों को जाँच के जो है पेट के देखा जाता है। तो ये सब एक स्पर्श परीक्षण होता है, जिसमें छू कर, महसूस करके अंगों के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में पता किया जाता है। अब इसमें कौन-कौन से चीज़ के बारे में पता किया जा सकता है? जैसे शरीर के अंगों का आकार, मतलब अंग जो है आकार में कैसा है, डॉक्टर देखते होइएगा छू के आपको बता देगा कि आपका लीवर बढ़ा है, क्या बढ़ा है, वो बता देगा, या जगह से बेजगह हो गया है, तो ये सब छू के स्पर्श करके पता किया जा सकता है। अंगों की स्थिति कहाँ है, समझ गए ना? वो ऑर्गन अपने पोजीशन पर है या नहीं है। शरीर का तापमान, शरीर का कड़ापन व दर्द को भी पता कर, नाड़ी धड़कन को भी पता करते हैं डॉक्टर छूकर। तो छूकर जो है इन सब चीज़ों को जो है डॉक्टर या नर्स पता कर सकते हैं, समझ गए? शरीर के अंगों का आकार हो गया, अंगों की स्थिति हो गया, तापमान हो गया, दर्द हो गया, हृदय धड़कन हो गया, तो ये सारे चीज़, ओके। तीसरा है परक्यूशन, आघात परीक्षण। आघात परीक्षण का मतलब होता है कि इस विधि के द्वारा नर्स जो है मरीज के किसी भाग पर जिसका परीक्षण करना हो, एक हाथ रखकर अंगुलियों के मध्य दूसरे हाथ की अंगुलियों से थपथपाकर आवाज़ उत्पन्न करती है, जिससे आंतरिक अंगों के बारे में निम्न सूचना इकट्ठा होती है। ये है हमारा परक्यूशन, आघात परीक्षण। आघात परीक्षण कहने का मतलब है कि इसमें आपको थपथपाया जाता है, समझ गए? और थपथपा कर जो है आवाज़ उत्पन्न किया जाता है। और अगर आपके आंतरिक अंगों के बारे में सूचना लेना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इसी थपथपा के जो है नर्स जो है आपके बॉडी के जिस भी भाग का जाँच करना है, वहाँ पे थपथपा कर और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज्ञात करती है, समझ गए? तो कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन?
तो आपके सामने में है। आंतरिक अंगों के आकार व स्थिति के बारे में जानकारी लेना है तो थपथपा कर, अगर मान के कोई ऑर्गेन अपने जगह पर नहीं है और वहाँ पे अगर थपथपा रहे हैं तो वहाँ पे जो है खाली का आवाज़ आएगा, समझ गए ना। अंगों में असमान कठोर मांस की उपस्थिति, अगर आप थपथपा के आप एक नॉर्मल जगह थपथपाइए और एक ऐसे जगह थपथपाइए जहाँ पे ट्यूमर होगा, सूजन होगा, तो आपको पता चल जाएगा, पता ऑटोमेटिक चल जाएगा कि वहाँ पे मांस भरा है, कठोर लग रहा है, ठीक है ना। अंगों व ऊतकों में तरल या गैस की उपस्थिति, जहाँ पे थपथपाइएगा वहाँ पे तरल और गैस भरा रहेगा तो वह आवाज़ उसी प्रकार से करेगा, समझ गए ना। तो इन तरीक़ों से जो है हम परक्यूशन यानी जो है आपके थपथपा के जो है पता करने वाला एक तरीका होता है। ओके। चौथा है ऑस्कुलेशन परिश्रवण। परिश्रवण कहने का मतलब है कि इस विधि में स्टेथोस्कोप की सहायता से मरीज के शरीर के अंदर की ध्वनियों को सुनते हैं, ठीक है। जैसे मरीज के हृदय धड़कन, फेफड़ों की ध्वनि, आंतों की ध्वनि को स्टेथोस्कोप से सुनकर उनकी समान व असमान स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो परिश्रवण जो होता है इसमें अंदर के चीज़ों को, ध्वनि को सुना जाता है, जिसे ऑस्कुलेशन कहते हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, आला लगाते हैं आपके छाती पर, पेट पर, फेफड़ा के आसपास, और वो आला क्या करता है, ध्वनि कानों में सुनाता है कि अगर नॉर्मल होगा तो कैसा ध्वनि है, अगर एबनॉर्मल है, असमान है तो अलग ध्वनि देगा। तो इससे पता चलता है समान और असमान स्थिति का। तो यही परिश्रवण होता है जो डॉक्टर आला लगा के आपके पेट, आपके छाती के आसपास सुनते हैं धड़कन को, पेट के आवाज़ को, समझ गए ना। पाँचवा है मैनिपुलेशन, हस्त प्रयोग। हस्त प्रयोग का मतलब है कि इसे एक तरह से आघात परीक्षण का ही प्रकार कहते हैं। इसके अंतर्गत शरीर के किसी भाग की नम्यता या लचीलापन की जांच हेतु हाथों को घुमाते हैं, जिससे हस्त प्रयोग कहते हैं। माय डियर, पाँचवा जो है यह भी मैनिपुलेशन, हस्त प्रयोग ही होता है। तो जो आप परक्यूशन देखे हैं ना, समझ गए, आघात परीक्षण, तो मैनिपुलेशन भी एक उसी प्रकार से है। यहाँ पे होता यह है कि हाथ के प्रयोग करके जो है हाथ को एकदम सॉफ्ट तरीके से घुमाया जाता है उस जगह पे जहाँ पे हमें पता करना है, जहाँ पे व्यक्ति को प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हाथ ले जाकर वहाँ पे जो है इस चीज़ को पता किया जाता है, ठीक है। और यह भी एक जो है आपके परक्यूशन विधि के जरिया ही है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन हस्त प्रयोग हो गया, हाथ का प्रयोग के द्वारा। छठा है प्रत्यावर्तों का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स। मतलब रिफ्लेक्स, प्रत्यावर्त का मतलब है कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति ऊतकों के प्रति उत्तर को परकशन हैमर, सेफ्टी पिन, गर्म व ठंडे पानी इत्यादि से जांचा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स मतलब किसी ऐसे चीज़ों को आपको संपर्क में लाया जाता है, जैसे आपको हथौड़ा मारेगा पैर में, तलवा में, उसके प्रति आपका क्या जो है रिएक्शन आ रहा है। अगर रिएक्शन आ रहा है तो माने जाएगा कि ठीक है, रिएक्शन नहीं आ रहा है मतलब माना जाएगा कि आपका रिफ्लेक्शन गड़बड़ है, ठीक है। उसी प्रकार से पिन चुभाया जाता है, पिन चुभा कर पता किया जाता है। अगर पिन चुभा रहा है और अगर आपको महसूस हो रहा है तो मतलब आपका जो है सेंसेशन ठीक है। गर्म ठंडा आपको लगाया जा रहा है और आपको अगर पता नहीं चलता है तो मतलब आपका सेंसेशन गड़बड़ है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। प्रत्यावर्त मतलब उसके प्रति कोई जो है आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे पता किया जाता है रिफ्लेक्स से। और ये रिफ्लेक्स के लिए परकशन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ठोका जाता है आपके पैरों हाथों पर। सेफ्टी पिन चुभाया जाता है, इससे पता किया जाता है। गर्म व ठंडे का पानी का इस्तेमाल किया जाता है जाँचने के लिए। और अगर इन सब का उपयोग करता है और अगर व्यक्ति इसके प्रति अपना रिएक्शन दिखाता है, मतलब उसे महसूस हो रहा है ये सब चीज़ का, तो समझा जाता है कि व्यक्ति का ये ठीक है। अगर इन सब के प्रति करने के बाद भी अगर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, मतलब मरीज के अंदर नहीं पता चल रहा है, मतलब गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये आपका टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स हो गया, मतलब प्रत्यावर्त का परीक्षण होता है कि कितना रिफ्लेक्स दे रहा है पेशेंट या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपका हो गया 6 तरीका। टोटल का इंग्लिश यहाँ पे पाँचों का इंग्लिश दिया गया है। 5 तरीका आपको याद रखना है, मैं सीधा कहता हूँ। पहला है इंस्पेक्शन, मतलब आँखों के द्वारा निरीक्षण करना। दूसरा है पाल्पेशन, समझ गए ना, स्पर्श परीक्षण जिसमें छू के परीक्षण किया जाता है। और यहाँ पे है तीसरा है परक्यूशन, यानी समझ रहे हैं परक्यूशन है। और चौथा है आपका यहाँ पे ऑस्कुलेशन, जिसमें स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट टूट का ध्वनि उनी, एब्डोमिनल का ध्वनि उनी सुनना। मैनिपुलेशन मतलब हस्त प्रयोग होता है हाथ के द्वारा। और चौथा होता है रिफ्लेक्सेज का टेस्टिंग करना। तो ये 6 तरीका से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करने का मेथड है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे एग्जाम में फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पूछे तो फिजिकल एग्जामिनेशन के परिभाषा देते हुए 5 प्रकार लिख दीजिएगा। और
फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, अगर वो उद्देश्य पूछे तो वह भी आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं कि क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ओके, हम विदा लेते हैं। 3 प्रश्न बहुत अच्छा करा दिए। इस 3 में से कोई ना कोई एक लगता है कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।